15% ज्यादा है। और इसी प्रकार से कोरिया की जो स्टील प्राइसेस है वो भी भारत से 10 से 15% ज्यादा है। तो भारत की जो स्टील इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा कर रही है। प्राइसिंग पॉलिसी में भी भारत की स्टील इंडस्ट्रीज ने इंडिया के अंदर जो विद इन कंट्री है वो हम जैसे जेएसपीएल ने हमने क्या किया है कि हम अपनी जो प्राइस है वो $100 से $150 पर टन डोमेस्टिक मार्केट के लिए कम रखते हैं। और जो स्पॉट मार्केट, इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट है, उसमें हमारे को 10 से 15% यानी कि करीब 80 से $150 तक हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। जो आपने सवाल पूछा कि इसका इफेक्ट भारत के ऊपर क्या होगा, भारत के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा और भारत की कंपनीज इसमें फ्लरिश करेंगी। इसी से भारत की जो कंपनीज हैं, स्टील इंडस्ट्रीज और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज, उनको कैपेक्स में पैसा खर्च करने के लिए एक रुझान आएगा और उनको एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। भारत के बैंक्स को भी कैपेक्स में स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर पैसा लगाने के लिए एक अच्छा मौका है। और अभी जो स्टील इंडस्ट्री का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव आउटलुक है। जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं सभी ने स्टील इंडस्ट्री को पॉजिटिव आउटलुक किया है। एक अवश्य और चीज मैं बोलना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है कि भारत सरकार ने एक मैसेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंकर्स को, लैंडर्स को, ईसीबी ऑर्गेनाइजेशंस को दिया है कि भारत सरकार ने 6,300 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम डिक्लेयर की स्पेशलिटी स्टील बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार बहुत सीरियस है। 6,300 करोड़ रुपया तो बहुत ज्यादा राशि नहीं है, लेकिन 6,300 करोड़ रुपया एक सिग्नल है जो कि स्टील इंडस्ट्री के सपोर्ट में भारत सरकार ने दिया है। तो हम सभी भारत सरकार का धन्यवाद देते हैं इसमें। और इससे क्या हुआ है कि जो बैंकर्स का, लैंडर्स का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया है और वो दे आर रेडी टू स्पेंड मनी, दे आर रेडी टू गिव द लोन फॉर द कैपेक्स। ये एक बहुत अच्छी खबर है जिससे कि कैपेक्स ज्यादा आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा हो और हम लोग अपना काम अच्छी तरह से कर पाए। शर्मा जी, और क्यों ना हो, लेंडर्स को स्टील सेक्टर ने कितना बड़ा एक अमाउंट रीपे किया है। आपकी कंपनी भी एक अग्रेसिव डेट रिडक्शन प्लान में है, टाटा स्टील भी वही कर रही है। सो क्यों ना हो, उनका बर्ताव आपकी तरफ तो बदलेगा ही। लेकिन आगे चलते हैं। ये आपने गोल्डीलॉक्स सिनेरियो हमारे लिए पेंट किया है कि जिस तरह से देश के एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, अब स्टील सेक्टर भी एक्सपोर्ट्स में जुड़ने वाला है। हमें एक रिस्क जो दिखता है, कुछ स्टडीज बोल रहे हैं कि जिस तरह से कोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए, हमने चाइना में भी देखा, ये रिस्क क्या हमारी स्टील कंपनीज भी रन करती हैं? या आपको लगता है कि जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास कैप्टिव माइंस हैं वो इंसुलेटेड हैं? रॉ मटेरियल एरिया में जो प्रेशर बन रहा है सेक्टर के लिए भी या आपके ऊपर भी जो इम्पैक्ट है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, जो ऊर्जा की कमी है वो पूरे विश्व में है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि पिछले अगर जो हम 15 महीने का डाटा देखते हैं तो 15 महीने में पूरे वर्ल्ड में 780 करोड़ आदमी हैं और 780 करोड़ में 15 महीने करीब 400 करोड़ आदमी अपने घर पे बैठे रहे। जो 400 करोड़ के करीब जो पॉपुलेशन है वो करीब 4 महीने से 6 महीने तक घर में रही है। तो उसकी जो पेंटअप डिमांड है उसको आना ही था। मैंने आपके चैनल के माध्यम से, ईटी के चैनल के माध्यम से, ईटी नाउ के माध्यम से कई बार मैंने इंटरव्यू लास्ट 1.5 ईयर में दिए हैं, जिसमें मैं हमेशा यही बोलता रहा कि जब ये मार्केट खुलेगी तो जो प्रोडक्शन है वो मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी। और वो आज हम देख रहे हैं हमारे सामने, चाहे वो ऊर्जा है, एनर्जी है, गैस है, चाहे वो कोयला है, चाहे वो कोकिंग कोल है, थर्मल कोल है, कोई भी आइटम पकड़ के ले जाइए आप, उसकी जो पूर्ति है वो हम नहीं कर पाएंगे, पूरी दुनिया नहीं कर पाएगी। मेरी एक स्टेटमेंट इकोनॉमिक टाइम्स में आई थी पिछले 1 साल पहले, जिसमें मैंने लिखा था कि कम से कम 2 साल लगेंगे पूरे विश्व को नॉर्मल होने के लिए। वो मैं आज भी इसी बात पे आपको बताना चाहूंगा कि दिसंबर 2022 तक ये विश्व नॉर्मल होगा, उससे पहले विश्व नॉर्मल नहीं हो सकता। कारण ये है कि जो पूरे विश्व में जितने स्टिमुलस पैकेजेस डिक्लेयर किए गए हैं उनकी जो टोटल अमाउंट अगर जो हम देख लें तो वो करीब $17 ट्रिलियन है। ये $17 ट्रिलियन में जो स्पेंडिंग करनी है वो अगले 3 साल के अंदर होनी है। इनकी 2023 तक ये स्पेंडिंग खत्म हो जानी चाहिए। जो सरकार डिफरेंट विभिन्न सरकारों ने, चाहे वो अमेरिका है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, चाहे इंडिया है, चाहे मिडिल ईस्ट है, चाहे चाइना है, कोरिया है, जापान है, सभी ने स्टिमुलस पैकेजेस डिक्लेयर की। ये जो $17 ट्रिलियन की जो स्टिमुलस पैकेजेस की जो एक राशि है, ये बहुत बड़ी राशि है, ये बहुत अहम राशि है। जो इस राशि को खत्म करने के लिए सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ चुकी है। हर चीज की डिमांड आज है, चाहे बिल्डिंग मटेरियल है, चाहे वुड है, चाहे प्लास्टिक है, चाहे कपड़ा है, चाहे जूता है,
चाहे कोई भी आइटम आप पकड़ के ले लीजिए, हर चीज की डिमांड बढ़ चुकी है। इसलिए जो कोयले की डिमांड या एनर्जी की डिमांड है स्वाभाविक है। आज यूरोप के अंदर जी जो गैस की जो प्राइसेस है 23% इंक्रीज हो गई। और आज कोयले की प्राइस अगर जो भारत के अंदर देखते हैं तो जो कोयला हम 70 पैसे पर मेगा कैल या मैक्सिमम ₹1 पर मेगा कैल पे लेते थे, आज उसकी जो ई ऑप्शन के थ्रू जो हमने 3 दिन पहले जो लिया है वो ₹2.80 पर मेगा कैल लिया है। तो अगर जो 70 पैसे से जी लेते हैं तो 4 रेट बढ़ चुका है, और ₹1 से लेते हैं तो 2.8 टाइम्स रेट बढ़ चुका है। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये एक नेचुरल प्रथा है। आज कोकिंग कोल के प्राइसेज $112 से $410 पे पहुंच गए। ये एक नेचुरल प्रथा है, इसमें कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। जैसे चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से कोकिंग कोल और स्टीम कोल लेना बंद किया, और चाइना ने कोकिंग कोल और स्टीम कोल की रिक्वायरमेंट साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, कोलंबिया, अमेरिका और रशिया से चालू की। तो अब इंडिया जो है और जो यूरोप है वो मटेरियल लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से, चाइना मटेरियल लेता है वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो इंडियन ऑस्ट्रेलिया में क्रिस क्रॉस मूवमेंट है। जो क्रिस क्रॉस मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि वेस्ट से यूरोप से और वेस्टर्न कंट्री से जहाज साउथ ईस्ट एशिया में जा रहे हैं, और जो ऑस्ट्रेलेशिया है, जो ऑस्ट्रेलिया से जो जहाज हैं वो इंडियन ओशन के थ्रू वो इंडिया और मिडिल ईस्ट में और जो है यूरोप में जा रहे हैं। ये जो क्रिस क्रॉस मूवमेंट हुआ उससे वॉयज टाइम बढ़ गया। वॉयज टाइम बढ़ने से जो कि 12 दिन का एवरेज वॉयज टाइम था कोल के लिए, वो आज 60 डेज वॉयज टाइम हो गया। चाइना की बहुत सारी पोर्ट हैं जिसके ऊपर वेटिंग टाइम बिकॉज ऑफ क्वारंटाइन 22 डेज हुआ, उसके बाद में वेटिंग टाइम देखते हैं तो 30 से 35 दिन का वेटिंग टाइम हो गया। शर्मा जी, और एक आपसे इतनी बातें पूछनी है हमको और इतना अच्छा आप डेटा शेयर कर रहे हैं, समय है कम। हम आपने जो एक एनवायरनमेंट बताया है, हमें मार्केट से ये फीडबैक मिल रहा है कि बहुत सारी भारतीय कंपनियां की तरफ विदेशी निवेशक देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टर ही नहीं, बड़ी ग्लोबल कंपनियां भी अच्छी एफिशिएंट इंडियन कंपनीज की तरफ जो अपनी बैलेंस शीट्स इंप्रूव कर रही हैं देख रही हैं। आपको भी अप्रोच किया है? आप भी इस तरह कुछ बातचीत कर रहे हैं क्या? देखिए, ये एक स्वाभाविक है, जब कोई इकोनॉमी अच्छी चलती है या कोई इंस्टीट्यूशन अच्छा चलता है तो उसकी तरफ अट्रैक्शन लोगों की होती है। क्योंकि जो सबसे इजी वर्क है वो है कि इन्वेस्टर किसी भी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में या रनिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। तो उसके दो तरीके हैं, एक तरीका है कि वो स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करे, दूसरा तरीका है कि कैपेक्स के थ्रू इन्वेस्ट करे, तीसरा जो थर्ड है वो ये है कि वो मैनेजमेंट में अपनी इच्छा चाहे कि मैं मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहता हूं या मैनेजमेंट में हिस्सेदार बनना चाहता हूं, और मैं इस कंपनी को मे बी 10%, 20%, 30% और मे बी 49 और 50% हिस्सा लेना चाहता हूं। लेकिन स्टील इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही क्लोजली हैंड इंडस्ट्री है। आज स्टील इंडस्ट्री में अगर जो हम देखते हैं तो 5 बड़े प्लेयर हैं, जिसमें से एक JSW है जो कि क्लोजली हेल्ड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है। इसी प्रकार से दूसरा टाटा स्टील है जो कि इनकॉर्पोरेशन है, क्लोजली हेल्ड है। तीसरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। इसके बाद जिंदल स्टील एंड पावर है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है और एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आर्सेलर है जो कि क्लोजली हेल्ड कंपनी है, और आर्सेलर एक मल्टीनेशनल कंपनी भी है जिसके अंदर ऑलरेडी निप्पन स्टील भी शेयर होल्डर है। तो मुझे नहीं लगता कि स्टील इंडस्ट्री में कोई ऐसा स्कोप है जिससे कि बाहर के जो निवेशक हैं वो आके यहाँ पे मैनेजमेंट में हिस्सा लेना चाहें। लेकिन एक चीज अवश्य है कि वो अपने आप को इंडिया ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बना सकते हैं बाय इन्वेस्टमेंट्स टू स्टॉक मार्केट एंड बाय गिविंग सॉफ्ट लोन्स और लोन्स एट ए वेरी लो रेट। उनका पैसा सिक्योर हो जाएगा। ये एक रूट है जो बॉन्ड मार्केट के थ्रू आ सकता है, ये जो रूट है जो कि ECBs के थ्रू आ सकता है। तो बॉन्ड मार्केट काफी पॉपुलर है। पिछले 3-4 महीने में काफी 3-4 बॉन्ड इंडिया से हुए हैं, स्टील इंडस्ट्री के भी हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि बॉन्ड मार्केट के थ्रू पैसा आने की उम्मीद है, ना कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा, भारत को जरूरत है आज FDI स्टील प्लांट्स ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर, ना कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। जब 300 मिलियन टन स्टील हम बनाना चाह रहे हैं और आज 120 मिलियन टन की क्षमता हमारी है, तो 180 मिलियन टन का हमारे पास एक डेल्टा है, गैप है। 180 मिलियन टन में अगर जो 5 बड़े प्लेयर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं ये अपनी प्रोडक्शन डबल भी कर देते हैं, तो ये 5 प्लेयर आज 52 मिलियन टन प्रोडक्शन करते हैं, तो 52 मिलियन और बन सकता है, तो 104 मिलियन हुआ। और 40 मिलियन हमारे सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स या छोटे प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, तो वो होके जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है 142 से 150 मिलियन टन। बाकी का 150 मिलियन टन कहां से आएगा? उसके लिए
हमें बहुत आवश्यकता है, भारत की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, ना कि स्टील इंडस्ट्री की तरफ से, कि भारत बिल्कुल, बिल्कुल, रिफ़ॉर्म्स और पॉलिसीज़ की बात आप कर रहे हैं यहाँ बिल्कुल पीएलआई स्कीम से जुड़े हुए आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि जेएसपीएल हम जानते हैं कि टिन प्लेट प्रोडक्शन में भारत सिर्फ भारत का ही नहीं वर्ल्ड का भी एक लीडर है। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, आपको यहाँ कितना फ़ायदा मिलेगा एक्सपोर्ट के लिहाज से? देखिए, पीएलआई स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक मैसेज है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंकिंग इंडस्ट्री को, कि हम लोग की भारत सरकार बहुत सजग है और भारत सरकार इंडस्ट्री को, स्टील इंडस्ट्री को ऊपर उठाना चाहती है। अब हमारे को जो फायदा मिलने वाला है इसके अंदर, हमारे पास वो सारी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पीएलआई स्कीम में डिक्लेयर की गई है। वो स्पेशल स्टील प्रोडक्ट्स हैं, वॉरशिप्स के लिए प्लेट्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए प्लेट्स हैं, बॉयलर्स के लिए प्लेट्स हैं। हम भारत की पहली और अकेली कंपनी ऐसी है जो कि हेड हार्डन रेल बना रही है इंडियन मेट्रो रेल्स के लिए। हम भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने 1175 ग्रेड रेल बनाई, जिससे कि हम 75 टन पर बोगी यानी कि पर वैगन हम वजन ले पाएंगे ट्रैक के ऊपर। तो बहुत सारी फर्स्ट हैं जो जेएसपीएल ने किए हैं। इसी प्रकार से पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए हमारे पास स्पेशलिटी एंगल आयरन्स हैं जो कि 250 बाय 250 बाय 40 मिलीमीटर साइज है, जो दुनिया में सिर्फ 3 कंपनी बनाती है। तो ये सब जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं, इसका फायदा जेएसपीएल को मिलने वाला है। इसके साथ साथ जो अभी डाउनस्ट्रीम एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसके अंदर स्पेशलिटी कलर कोटेड शीट्स, स्पेशलिटी अलॉय शीट्स, स्पेशलिटी फ्लैट प्रोडक्ट्स, सेकेंडरी कोटेड स्टील, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी प्रोडक्ट हमारे फोल्ड में आएंगी। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और आपको फेस्टिव सीज़न की भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। एक बार देख भी लेते हैं रुझान कैसा है, बाज़ार का मोमेंटम बना हुआ है। हमारे साथ आशीष महेश्वरी हैं और साथ ही संतोष सिंह भी हमारे साथ हैं। संतोष, पहले तो आपसे क्विकली स्टील स्टॉक्स और जिंदल स्टील दोनों पर क्या व्यू है आपका? ये स्टील स्टॉक जो मैं देख रहा हूँ कि एक कंसोलिडेशन फेज में है, एक लंबी तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन फेज है। और जैसा जिंदल स्टील एंड पावर के मैनेजमेंट से आप बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि स्टील के जितने भी काउंटर को मैं फॉलो करता हूँ, ये पहला स्टॉक होगा जिसमें कि गिरने के बाद सबसे ज्यादा रेजिलियंस इसने शो किया है। और इनके जो क्वार्टरली अपडेट्स भी आए थे वो काफी जो है अच्छे थे, उत्साहवर्धक थे, कल ही इन्होंने दिया था। मुझे लग रहा है कि अगर स्टील काउंटर में जो कंसोलिडेशन है वो भी पॉजिटिव कन्वर्टेशन पे कंसोलिडेशन हो रहा है, और मुझे लग रहा है